पूरी टेक्निकल टीम, जो जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार। हम जो पढ़ रहे हैं वो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इन्वायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं हमारे साथ। इसमें हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है ये आपने अच्छे से समझा होगा, क्या क्या पढ़ा है। और आज हम चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। रही बात रिवाइज की, तो रिवाइज में काफ़ी टाइम चला जाएगा, 1-1 घंटा चला जाता है, तो रिवाइज यहाँ नहीं कर रहे हैं पुरानी चीज़ को, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको मैं रिवाइज करता जाता हूँ। आपके ये जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। यदि किसी को पुराने लेक्चर्स समझ में नहीं आए हैं तो वो यूट्यूब पर जाके इन लेक्चर्स को देख सकता है। चलिए मुजालदा जी, पीपीटी स्टार्ट कीजिए और हम आज की क्लास लेक्चर 4 शुरू करें। देखिए, आज लेक्चर 4 का पार्ट ये है, पहली क्लास है। अभी तक आपने मुझे बड़ा ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और उम्मीद है कि इसी ध्यान पूर्वकता के साथ आप आगे भी सुनेंगे। लेक्चर 4 का जो सिलेबस है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, पीपीटी जो आपके सामने स्क्रीन पर है उसमें दिख रही है। एक आदर्श सिलेबस जो हम पढ़ेंगे लेक्चर 4 में, उसका जिक्र किया गया है। अब लेक्चर 4 की जो हेडिंग है वो है पारितंत्र के कार्य। यही लेक्चर 3 की भी हेडिंग थी, पारितंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब जो लेक्चर 4 में जो पारितंत्र के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। मतलब हमारे जो लेक्चर 4 का सिलेबस है वो क्या क्या है। मुजाल्ला जी, यदि संभव हो तो पेन से आप इसको मार्क करते जाइएगा। अब हम देखते हैं कि जो आज का जो सिलेबस है उसमें जो पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है जैविक अंतःक्रिया। जैविक अंतःक्रिया आप हिंदी में तो ठीक है समझे ही, पर जो इसका इंग्लिश भी मैंने नीचे लिखा है, इंग्लिश को काफी अच्छे से गौर करें, क्योंकि इंग्लिश में यही आएगा और हिंदी में तो 2-4 शब्द होते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। हमें जैविक अंतःक्रिया बायोटिक इंटरेक्शन को पढ़ना है। हम जो दूसरा टॉपिक लेंगे, जो हम दूसरे टॉपिक की स्टडी करेंगे, उस टॉपिक का नाम है भू जैव रासायनिक चक्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, और मैं ये निश्चित मान के चल रहा हूँ, यहाँ जो भी विद्यार्थी मुझे आज सुन रहे हैं उन्होंने कभी ना कभी इन साइकिल्स के बारे में, चक्र के बारे में निश्चित रूप से पढ़ा होगा। जैसे दूसरे टॉपिक का पहला खंड है जल चक्र। ये मैंने लिखा है जल चक्र वाटर साइकिल। जल चक्र क्या है, वाटर साइकिल क्या है, कैसे बनती है, इसको हम समझेंगे। दूसरा बी जो पार्ट है वो कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल का है। कार्बन चक्र क्या होता है, कैसे ऑक्सीजन CO2 में परिवर्तित होती है, फिर CO2 से फिर O2 में परिवर्तन होती है, हम इसको जानेंगे। तीसरा जो सी टॉपिक है वो है फास्फोरस चक्र, फास्फोरस साइकिल को हम समझेंगे। डी टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल को हम समझेंगे। और इसका ई टॉपिक है सल्फर चक्र, सल्फर साइकिल को जानेंगे। और एफ नंबर पर लिया है ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल को जानेंगे।
अब आपने जो मैं पढ़ रहा हूँ ये साइकिल्स 6 साइकिल हैं। एक है जल चक्र, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। ये आप लोगों ने निश्चित रूप से सुनी तो होंगी, अगर नहीं ध्यान आ रहा हो तो सुनी तो होंगी। इसको थोड़ा ऊपर कीजिए मुजालदा जी स्लाइड्स को। हाँ, बस बस। अब इसका जो तीसरा टॉपिक रहेगा, जो तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है जीव संकेंद्रण। उसको इंग्लिश में जो हम बोलेंगे वो है बायो एक्यूमुलेशन। जीव संकेंद्रण की जो इंग्लिश होगी वो है बायो एक्यूमुलेशन। चौथे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे, फोर्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन की जो इंग्लिश होगी बायोमैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन को इंग्लिश में बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे। पांचवा जो टॉपिक होगा हमारा, पांचवा टॉपिक है झील पारितंत्र। झील पारितंत्र में हम सुपोषण को पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश में हम कहेंगे लेक इकोसिस्टम यूट्रोफिकेशन। लेक इकोसिस्टम यूट्रोफिकेशन करेंगे। आपको ध्यान होगा जब हम पारितंत्र के प्रकार पढ़ रहे थे, जैसे नदी पारितंत्र, वन पारितंत्र, स्थल पारितंत्र, तो एक झील पारितंत्र आया था। तो मैंने आपको कहा था ये झील पारितंत्र हम भविष्य में आगे पढ़ेंगे। तो आज हम उसको इस चैप्टर के तहत हम पढ़ेंगे झील पारितंत्र। छठवां जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिक फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम जानेंगे, इसे क्या, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है। सातवां जो टॉपिक है वो है वहन क्षमता। वहन क्षमता मैंने हिंदी में जरूर लिख दिया है, पर आपको इंग्लिश में ही याद रखना है क्योंकि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही आएगी। वहन क्षमता की इंग्लिश है इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। और आठवां जो आखिरी टॉपिक जो इस लेक्चर का होगा वो है वुड वाइड वेब। वुड वाइड वेब कोष्टक में लिखा है WWW। ये देखिए वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है, वुड वाइड वेब है। इसमें जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि WWW वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में हम जानते हैं। क्योंकि इसकी हिंदी नहीं मिल पा रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही रख दिया। ये जो लेक्चर 4 की प्लानिंग है कि लेक्चर 4 को हम इस रूप में हम पढ़ेंगे। मैं एक से लेक्चर 4 में जो सिलेबस है वो रिवाइज कर देता हूं। पहला जो हम पढ़ेंगे वो है जैविक अंतःक्रिया, बायोटिक इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। दूसरा हम जो पढ़ेंगे भू जैव रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल को पढ़ेंगे। बायो जियो केमिकल साइकिल में हम कुछ चक्र को पढ़ेंगे, जैसे ए जल चक्र वाटर साइकिल को पढ़ेंगे, बी कार्बन चक्र कार्बन साइकिल को पढ़ेंगे, सी फास्फोरस चक्र फास्फोरस साइकिल को पढ़ेंगे, डी नाइट्रोजन चक्र नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे, ई सल्फर चक्र सल्फर साइकिल को पढ़ेंगे, एफ ऑक्सीजन चक्र ऑक्सीजन साइकिल को पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे जीव संकेंद्रण बायो एक्यूमुलेशन को पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन को पढ़ेंगे। पांचवें नंबर पर हम पढ़ेंगे झील पारितंत्र सुपोषण लेक इकोसिस्टम यूट्रोफिकेशन। छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को पढ़ेंगे। सातवें नंबर पर वहन क्षमता इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को पढ़ेंगे। आठवें नंबर पर वर्ल्ड वाइड वेब WWW को पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी यह समझ गए होंगे कि लेक्चर 4 में हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है, हमारी रणनीति क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, लेक्चर 4 की प्लानिंग क्या है। चलिए अब हम पहला टॉपिक अपना लेक्चर 4 का शुरू करने जा रहे हैं। और लेक्चर 4 का जो पहला टॉपिक है बायोटिक इंटरेक्शन जैविक अंतःक्रिया। कि
जैविक अंतःक्रिया बायोटिक इंटरेक्शन क्या है? देखिए, मैंने इसे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि क्या है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले स्टूडेंट ने इसके बारे में वो जानता होगा। अगर नहीं जानता होगा तो अभी समझ जाएगा कि हमें आता था, ये टॉपिक हमें पहले से ही आता है। देखिए, जैविक अंतःक्रिया क्या है? मैंने लिखा है कि एक जीव का दूसरे जीव पर पड़ने वाला प्रभाव बायोटिक इंटरेक्शन कहलाता है। इसको सरल शब्दों में लिखा है, किताबों में टफ शब्द में लिखे हैं, पर आप सरल शब्दों में ही कीजिएगा। अर्थात इसका अर्थ ये है कि दो जीव यदि हैं और उन दोनों जीवों का आपस में क्या संबंध है, एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस क्रिया को बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है कि बायोटिक इंटरेक्शन क्यों जरूरी है। बायोटिक इंटरेक्शन आखिर जरूरी क्या है, जरूरी क्यों है? तो मैंने पहला लिखा है आवास के लिए जरूरी है, दूसरा है भोजन के लिए जरूरी है, तीसरा है सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए संघर्ष होता है, उसके लिए बायोटिक इंटरेक्शन जरूरी होता है। अब हम आते हैं बायोटिक इंटरेक्शन के प्रकार पर, तीसरे खंड पर। प्रकार को मैंने थोड़ा सा नीचे लिखे हैं। ये बायोटिक इंटरेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है सकारात्मक सहजीविता, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। अब आप थोड़ा, मैंने सिंबल बनाए हैं, हम अब सिंबल पर जाते हैं। सिंबल क्या होते हैं, सिंबल क्या होती है? तो पहले हम तीनों प्रकार को पढ़ लें। सकारात्मक सहजीविता एक प्रकार होता है, दूसरा प्रकार होता है विरोधी सहजीविता, एंटागोनिस्टिक बायो इंटरेक्शन होता है। यहां मैंने हिंदी जरूर लिखी है, पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं इंग्लिश के शब्दों पर। हिंदी तो आप जानिए, पर इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश जानना जरूरी है। जैसे विरोधी सहजीविता को इंग्लिश में बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। तीसरा जो प्रकार है वो है उदासीन सहजीविता, न्यूट्रल इंटरेक्शन। अब मैंने यहाँ पर कुछ चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया है। एक चिन्ह है प्लस का, दूसरा आपको दिख रहा होगा माइनस का, और तीसरा चिन्ह दिख रहा होगा जीरो का, शून्य का। तो जहां पर देखिए, अपन सकारात्मक सहजीविता पर आए तो यहाँ सबसे पहले मैंने प्लस प्लस बनाया है। मतलब सकारात्मक सहजीविता में प्लस प्लस का अर्थ होता है जब दो जीव आपस में कोई संबंध रखते हैं तो दोनों जीवों को कोई ना कोई फायदा होता है। दोनों जीव एक दूसरे को फायदा करते हैं, इसलिए यहाँ प्लस प्लस से दर्शाया गया है। इसका अर्थ, प्लस का जो अर्थ है, प्लस का अर्थ है कि फायदा पहुंचाना। अब मैंने उसके जस्ट नीचे एक चिन्ह बनाया है जीरो और दूसरा प्लस का। जीरो का चिन्ह यहाँ प्रदर्शित करता है कि जीरो मतलब ये उदासीनता को दर्शाता है, अर्थात इससे ना तो कोई फायदा होता है ना ही कोई हानि होती है। और मैंने उसके बगल में प्लस लिखा है, तो इसका अर्थ ये है कि एक जीव उदासीन रहता है और दूसरा जीव उसको फायदा पहुंचाता है। सकारात्मक दो प्रकार से हो सकती है, या तो दोनों को फायदा पहुंचाए या एक फायदा और दूसरा उदासीन। अब आइए अब विरोधी सहजीविता पर, एंटागोनिस्टिक पर आइए। अब एंटागोनिस्टिक का सबसे पहले मैंने जो चिन्ह लिए हैं माइनस माइनस से प्रदर्शित किया है, माइनस माइनस से प्रदर्शित किया है विरोधी सहजीविता को। मुजालदा जी इसको चित्रित कीजिए कलर से। माइनस माइनस का जो अर्थ होता है वो ये है कि दो जीवों के बीच जो परस्पर संबंध हो रहा है
वो दोनों जीव एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका अर्थ ये है। उसके जस्ट नीचे मैंने प्लस, माइनस और प्लस के निशान से प्रदर्शित किया है। ये माइनस और प्लस का अर्थ होता है कि एक जीव नुकसान पहुंचाता है और दूसरा जीव उसको फायदा पहुंचाता है। वहीं मैंने तीसरे नंबर पर यही विरोधी सहजीविता में एक जीरो और एक माइनस लिया है। इसका अर्थ है जीरो उदासीन रहेगा और माइनस दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाएगा। अब हम आ जाते हैं उदासीन सहजीविता, सहजीविता के तीसरे प्रकार पर। यहाँ पर जो मैंने सिंबल लिए हैं उदासीन सहजीविता में, तीसरा प्रकार जो है, लास्ट प्रकार है, वहां पर मैंने 0 लिखा है। इसका अर्थ ये है कि दोनों जीव एक दूसरे को आप प्रभावित करते हैं, मतलब कोई नुकसान, कोई हानि नहीं है। आप इन सिंबल को समझ रहे हैं। मैं एक बार इसका फिर से रिवीजन करता हूं और आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। जैविक अंतःक्रिया, बायोटिक इंटरेक्शन को हम पढ़ रहे हैं। बायोटिक इंटरेक्शन यदि आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप बताओगे कि एक जीव का दूसरे जीव पर पड़ने वाला प्रभाव। बायोटिक इंटरेक्शन खास के लिए होता है, भोजन के लिए होता है और सर्वाइवल के लिए होता है। आपसे पूछा जाएगा बायोटिक इंटरेक्शन के प्रकार क्या हैं, तो आप कहोगे 3 प्रकार का होता है। पहला सकारात्मक सहजीविता सिम्बायोटिक, दूसरा है विरोधी सहजीविता एंटागोनिस्टिक और तीसरा है उदासीन सहजीविता न्यूट्रल प्रकार की। अब मैंने यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्हों से प्रदर्शित किया है। आपने भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, आपने अपने दोस्तों को, आपने अपने रिश्तेदारों को और भी आपने अपने पड़ोस को देखा होगा, समझा होगा और आप भी उनको प्लस माइनस या जीरो में व्यक्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से हर मित्र नहीं होता, हर मित्र आपको मतलब सपोर्ट नहीं करता, बाहर से सपोर्ट करता है, अंदर से आपके प्रति द्वंद्व रखता है, तो आप उसको माइनस से प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई मित्र यदि आपके साथ अच्छा व्यवहार रखता है, आपका सपोर्ट करता है, तो आप उसको प्लस से प्रदर्शित कर सकते हैं। कि दोनों मित्रों को प्लस प्लस से होना चाहिए जीवन में, कि आप भी उनकी सहायता करें, वो भी हमारी सहायता करें, ऐसा होना चाहिए था। चलिए, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आप पीपीटी थर्ड लगाइए मुजालदा जी। जब तक मुजालदा जी पीपीटी थर्ड लगाते हैं, तब तक हम इसके बारे में समझते हैं पीपीटी थर्ड को। अभी जो हमने, हाँ, पीपीटी थर्ड लग गई है। अब हम इनके सब प्रकार हैं, मतलब इनके भी प्रकार में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैं सकारात्मक सहजीविता को लूं, तो सकारात्मक सहजीविता का भी डिवीजन किया गया है। अब डिवीजन की जो हेडिंग्स हैं वो क्या है, जैसे कि पहली हेडिंग है सहजीविता। सहजीविता म्यूचुअलिज्म है, जैसे सहजीविता म्यूचुअलिज्म। इसके जस्ट नीचे वाली पीपीटी, हाँ, यही वाली पीपीटी, बहुत बढ़िया। जैसे कि सबसे पहला हमारा जो बायोटिक इंटरेक्शन का जो प्रकार था, वो था सकारात्मक सहजीविता का। सिम्बायोटिक इंटरेक्शन का था। तो सिम्बायोटिक इंटरेक्शन में भी इसकी सब डिविजन्स हैं और यूपीएससी की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब पहला जो सब डिवीजन है, मुजालदा जी पेन से हाईलाइट करिएगा। जो पहला जो सब डिवीजन है सकारात्मक सहजीविता का, उसको हम हिंदी में बोलते हैं सहजीविता। परंतु मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इसकी इंग्लिश ध्यान रखनी है। मैंने उसके साइड में इंग्लिश की लिखी है म्यूटिलिज्म।
तो फिर उसके बाद चलते हैं इस पर प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव जैसे सहजीविता इसका सब डिवीजन है और प्रभाव पड़ता है प्लस प्लस में। अगर कभी म्यूटेलिज्म की बात हो, सहजीविता की बात हो और आपसे प्रभाव पूछा जाए तो आप लिखेंगे दोनों जीव एक दूसरे का सहयोग करती है। अब चूंकि मैंने शब्दों में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्लस माइनस जीरो अब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर मैंने प्लस लिखा है तो दो जीव आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसको ये अर्थ होता है। अब उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला उदाहरण है परागकण वर्सेस फूल, पॉलन वर्सेस फ्लावर। ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है कि सहजीविता का एग्जाम्पल क्या है। दूसरा जो एग्जाम्पल है जूजेंथले वर्सेस कोरल। हम जूजेंथले के बारे में पढ़ चुके हैं, कोरल के बारे में पढ़ चुके हैं, आप समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं आपने वो चैप्टर देखा है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाया सकारात्मक सहजीविता पढ़ रहे हैं। सकारात्मक सहजीविता की भी डिविजन्स हैं। पहला डिवीजन जो हमने पढ़ा वो सहजीविता को पढ़ा, म्यूटेलिज्म को पढ़ा। म्यूटेलिज्म में प्रभाव प्लस प्लस होता है और इसके एग्जाम्पल देख के हमने परागकण फूल का एग्जाम्पल है, जूजेंथले कोरल का एग्जाम्पल है। अब इसका दूसरा सब डिवीजन जो है वो उसको हिंदी में बोलते हैं आदि सहयोग और इसकी इंग्लिश है प्रोटोलो ऑपरेशन। बार बार मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इसको इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा। उसका कारण ये है कि हिंदी में कई शब्द हैं, इंग्लिश में एक ही शब्द है। नहीं दिया तो आप इंग्लिश में जो प्रश्न का इंग्लिश रूपांतरण होता है उसमें आप तो आप समझ जाएंगे कि आदि सहयोग के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ भी दोनों का जो प्रभाव है, दोनों जीवों का प्रभाव प्लस प्लस का ही पड़ता है। मतलब दोनों जीव एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखते हैं यहाँ पर भी। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जो है मनुष्य एवं कुत्ता का एग्जाम्पल है, मनुष्य एवं मैन एवं डॉग का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि सबसे वफादार जानवर यदि कोई है, मनुष्य का सबसे वफादार जानवर तो डॉग ही है। वो अपने जो स्वामी के प्रति समर्पित रहता है और मनुष्य है, उसको इंग्लिश में प्रोटोलो ऑपरेशन बोलते हैं। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल इसका सब डिवीजन है वो है सहभोजिता। इसको इंग्लिश में कॉमन सेलिज्म बोलते हैं। सहभोजिता को इंग्लिश में कॉमन सेलिज्म बोलते हैं। इसका जो प्रभाव मैंने बताया है उस प्रभाव को एक जीरो और एक प्लस से चिन्हित किया है। जीरो शून्य से और प्लस से चिन्हित किया है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है जीरो का उदासीन, मतलब एक जीव कोई सहयोग नहीं करेगा और असहयोग भी नहीं करेगा। और दूसरा होता है पॉजिटिव, मतलब प्लस, मतलब दूसरा जीव उसका सहयोग करेगा। चूड़ी चैनल पर या इंडियन ज्योग्राफी चैनल पर आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि एक बहुत बड़ी शार्क है और शार्क के ऊपर, गर्दन पर, पीठ पर, पूंछ पर एक छोटी सी मछली उसकी चिपकी रहती है, उसको रियारो बोलते हैं। रियारो इंग्लिश शब्द है, उसकी हिंदी है चूसक मछली। तो वो क्या करती है, वो शार्क मछली को डंक मार के उसका खून चूसती है। तो यहाँ पर चूसक मछली को फायदा पहुंचता है क्योंकि उसको भोजन की प्राप्ति होती है।
परंतु सार्थ को उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता, वो रहे या ना रहे कोई फायदा नहीं पड़ता। ये हम सकारात्मक सहजीविता को पढ़ा। सकारात्मक सहजीविता में उसके 3 उप डिवीजन को पढ़े हमने। पहला उप डिवीजन सहजीविता का था, उसको इंग्लिश में म्यूटेलिज्म बोलते हैं, जिसको हमने प्लस प्लस से दर्शाया था। दूसरा सब डिवीजन आदि सहयोग का था, प्रोटोलो ऑपरेशन का था, जिसको हमने प्लस प्लस के माध्यम से समझाया, आप समझ रहे होंगे। तीसरा हमने सहभोजिता कॉम्युनलिज्म को पढ़ा, उसको हमने 0 और प्लस से दर्शाया है, और हमने इनके उदाहरणों को भी समझा। आप अगर ध्यान पूर्वक देखिए, ये जो इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। और ये जो प्रकृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, परंतु इतना भी टेक्निकल नहीं है कि हम समझ ना पाए। मुझे उम्मीद है कि आप सकारात्मक सहजीविता के तीनों उप प्रकार को समझ गए होंगे, उनके प्रभाव को समझ होंगे और उनके उदाहरणों को समझ गए होंगे। यहीं से यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जब हम लेक्चर 4 के यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उनको करेंगे, तब आप इस चीज को समझेंगे। अब हम आगे बढ़े। ऑनलाइन है कि ही होता है। हाँ, अब हम इसके दूसरे प्रकार को समझते हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है विरोधी सहजीविता, एंटागोनिस्टिक, इसकी इंग्लिश कहते हैं एंटागोनिस्टिक एंटीबायोसिस, या तीसरा इंग्लिश में इसे कहते हैं एलियोटोपैथी। अब देखिए, यहाँ एक चीज समझिए, यहाँ पर मैंने विरोधी सहजीविता का इंग्लिश वर्जन 3 प्रकार से आ रहा है। यहाँ पे एक आ रहा है एंटागोनिस्टिक, दूसरा आ रहा है एंटीबायोसिस, तीसरा आ रहा है एलियोटोपैथी। ध्यान रखेंगे आप। अब हम इसके सब प्रकार, सब डिवीजन की ओर जाते हैं। सब डिवीजन में इसके 4 सब डिवीजन है। हम पहले सब डिवीजन की ओर जाते हैं। पहली इसकी जो सब डिवीजन है प्रतिस्पर्धा, इसको इंग्लिश में कंपटीशन बोलते हैं। प्रतिस्पर्धा को इंग्लिश में कंपटीशन बोलते हैं। और प्रभाव, प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव माइनस माइनस में जाता है, यानी दोनों जीवों को इससे हानि होती है। जब आप इसको यूं समझिए, जब दो मित्र आपस में कंपटीशन रखते हैं, दो मित्र आपस में लीडर बनने की सोचते हैं या सर्वोच्च पद पर जाने की सोचते हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा का भाव है। तो दोनों मित्रों को एक दूसरे से हानि ही होनी है। एक दूसरे को हानि करके ही वह मित्र ऊंचे पद पर पहुंचेगा। इसलिए इसका जो प्रभाव है उसको मैंने माइनस माइनस से दर्शाया है। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, एक ओक और मैपल ट्री है। ये एक वृक्ष है, और वृक्ष में जो ओक लगती है वो इसको जीवित नहीं रहने देता, और मैपल ट्री जो है, मैपल ट्री दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जो वृक्ष पाया जाता है हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। जब मैं हिमालय रीजन के, जब मैं आपको विश्व वो वृक्ष पढ़ाए थे, टुंड्रा वनस्पति पढ़ाई थी, टैगा वनस्पति पढ़ाई थी, जब हमने इसका ओक का जिक्र किया था। अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि आईएएस बनना अगर आपको है या पीएससी से कोई सिलेक्शन प्राप्त करना है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। इसके दूसरे मैंने फिर लिखा है, इसके ओक एंड मैपल ट्री के नीचे दोनों प्रजातियां प्रभावित हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है, एक ही जंगल में एक ही शिकार पर। इसका अर्थ ये है, मान लीजिए कोई बकरी है, बकरी एक शिकार है और बाघ भी है और चीता भी है, तो दोनों लोग बकरी को शिकार करने के लिए उस पर अटैक करेंगे। अटैक करेंगे तो
जो बाघ और चीता दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे कि मैं बकरी को कितनी जल्दी खाऊं। तो यहाँ पर इसका उदाहरण बाघ एवं चीता भी इस संदर्भ में बकरी के संदर्भ में हो सकता है। अगला इसका सब डिवीजन दूसरा हमने इसका उप प्रकार जो पढ़ा है वो है परभक्षण। परभक्षण की जो इंग्लिश होती है प्रीडेशन होती है। परभक्षण मतलब प्रीडेशन। प्रीडेशन। अब इसका जो प्रभाव जो इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मतलब एक जीव उसको फायदा पहुंचाता है, दूसरा जीव वही उसको नुकसान पहुंचाता है। जिसको नुकसान हो रहा है वह जीव बर्बाद हो जाता है। मैंने इसका नीचे लिख दिया है, जिसको नुकसान हो रहा है वह जीव बर्बाद हो जाता है। उदाहरण मैंने देखा है बाघ और हिरण। देखिए यहाँ पर बाघ को फायदा पहुंच रहा है। फायदा इसलिए पहुंच रहा है कि भोजन की प्राप्ति बाघ को हो रही है हिरण से, और हिरण को नुकसान पहुंच रहा है, और नुकसान इतना पहुंच रहा है कि वह मर जा रही है, बर्बाद हो जा रही है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परभक्षण, प्रीडेशन। देखिए आप सोच रहे होंगे क्वेश्चंस कैसे आएगा। क्वेश्चंस इसमें यूं आएगा कि परभक्षण, प्रीडेशन जो प्रक्रिया है, जो सब डिवीजन है, वो किस बायोटिक इंटरेक्शन सहजीविता का उदाहरण है। तो आपके पास तीन वो है, सकारात्मक सहजीविता, विरोधी सहजीविता, उदासीन सहजीविता। तो आप बता दोगे विरोधी सहजीविता का उदाहरण। यही क्वेश्चन यूं बन सकता है कि परभक्षण प्रीडेशन प्रक्रिया में जो प्रभाव है वो पड़ता है। इसका आंसर होगा एक जाति को फायदा और दूसरी जाति को नुकसान, एवं जिस जाति को नुकसान वह जाति बर्बाद हो रही है। क्वेश्चन यूं भी आ सकता है। क्वेश्चन डायरेक्ट यूं भी आ सकता है, बाघ और हिरण उदाहरण हो सकते हैं। तो उसमें एक परभक्षण भी होगा, प्रीडेशन भी होगा। तो आपको लगा दोगे क्वेश्चन कई रूपों में यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। अब हम इसका तीसरा जो सब डिवीजन है उस सब डिवीजन पर आते हैं। वो सब डिवीजन का नाम है परजीविता, पैरासिटिज्म। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो है, इसको जो हमने प्रभाव क्या पड़ता है उसको आप देखिए, एक पर पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव है। और कोष्टक में मैंने लिखा है जिसको नुकसान उसको हानि हो रही है, ना कि बर्बाद। दोनों में अंतर प्रभाव में है। परभक्षण में अंतर ये था, जिसको नुकसान है वह बर्बाद हो रहा है, और परजीविता पैरासिटिज्म में है, जिसको नुकसान है उसको हानि पहुंच रही है। इसका जो उदाहरण है कीट वर्सेस भैंस। आपने देखा होगा, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, और मुझे लग रहा है कि बहुत से स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, जब बरसात के दिनों में या सामान्य मौसम में भी जब भैंस चलता है तो आप देखते होंगे छोटे छोटे कीट वहां पाए जाते हैं, भैंस पर पाए जाते हैं, जो उसका खून चूसते रहते हैं। और ये जो कीट पाए जाते हैं, कीट भैंस का खून चूसते हैं, तो भैंस को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु इतना नुकसान नहीं होता कि भैंस बर्बाद हो जाए। और जो कीट होते हैं, बहुत बढ़िया, किसी सज्जन ने बताया कि वो गांव से हैं, अच्छी बात है। और जो कीट होते हैं उनको भोजन की प्राप्ति होती है भैंस के खून से। तो हम यहाँ पर परजीविता को समझ रहे थे, पैरासिटिज्म को समझ रहे थे। हमने उसका प्रभाव देखा है, प्लस माइनस में इसका प्रभाव है, और उसमें कोष्टक में लिखा है जिसको नुकसान है उसको हानि हो रही है, वो बर्बाद हो रहा है। और इसका एग्जाम्पल मैंने कीट और भैंस से लिया है। अगला इसका सब डिवीजन जो है वो
असहभोजिता एमेंसिलिज्म का है, इसको इंग्लिश में एमेंसिलिज्म बोलते हैं असहभोजिता को। इसका जो प्रभाव जो है, प्रभाव में मैंने एक को उदासीन 0 से प्रदर्शित किया है, दूसरे को माइनस से प्रदर्शित किया है। इसका अर्थ है कि एक जीव पर कोई प्रभाव नहीं, वो जैसा पहले था वैसा अभी है, और दूसरे जीव को नुकसान हो रहा है। और इसका जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसको एग्जाम्पल में ब्रोकाली, ब्रोकाली इसका एग्जाम्पल है। आप इसको ध्यान रखेंगे, ब्रोकाली को, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा। अब मुजाल्ला जी अगली पीपीटी लगाइए। बस तीसरा जो हम अभी बायोटिक इंटरेक्शन के तीसरा जो प्रकार है वो है उदासीनता, न्यूट्रलिज्म। उदासीनता का अर्थ है कि हम दोनों जीवों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोनों जीव एक, जब दो जीव आपस में मिलते हैं तो उनसे कहीं कोई संबंध नहीं हो रहा है। इसको इंग्लिश में एक टर्म आता है, उस टर्म को कहते हैं रेरेस्ट रिलेशन। रेरेस्ट रिलेशन मतलब इस रिलेशन का अर्थ होता है कि हम आपके बारे में ना तो अच्छा कर रहे हैं ना कर रहे हो, तो इसको रेरेस्ट रिलेशन बोलते हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस तरह के रिलेशन बहुत ही कम बनते हैं। मैंने इसको 0 से दर्शाया है उदासीनता को। और इसका जो एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल ये है कि एक पेड़ पर रहने वाली गिलहरी और पक्षी, किसी पेड़ पर यदि कोई गिलहरी रह रही है, यदि कोई पक्षी रह रहा है, और पक्षी ऐसा है जो हानिकारक नहीं है, बाज नहीं है, गिलहरी को परेशान नहीं करेगा। मान लो तोता है, मान लो चिड़िया है, मान लो कोयल है, तो निश्चित रूप से ना तो उसे कोई गिलहरी से मतलब है और गिलहरी को ना तो उस पक्षी से मतलब है। अर्थात ये उदासीनता, न्यूट्रलिज्म के उदाहरण हैं। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हमारा वो खत्म हुआ। पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे जैविक अंतःक्रिया। मुजाल्दा जी थोड़ा सा इसको बंद कीजिए पीपीटी को। जो हमारा पहला टॉपिक था जैविक अंतःक्रिया, जैविक अंतःक्रिया को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैविक अंतःक्रिया में आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे हमने इसको किया है। जैविक अंतःक्रिया को क्या है, मैंने सरल भाषा में समझाया। एक जीव का दूसरे जीव के साथ कैसा संबंध है, उसको जैविक अंतःक्रिया कहते हैं। जैविक अंतःक्रिया क्यों होती है? हम आवास के लिए होती है, भोजन के लिए होती है, सर्वाइवल के लिए होती है। सर्वाइवल मतलब हमें जीवन में संघर्ष करने के लिए जैविक अंतःक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। पहला है, हमने उन प्रकारों को समझा था, सकारात्मक सहजीविता, विरोधी सहजीविता, उदासीन सहजीविता। इन 3 प्रकारों के भी अपने अपने सब डिविजन हैं, तीनों के सब डिविजन हैं, हमने उसको भी पढ़ा था। अब हम अगले जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल पर हम आते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप नाइट्रोजन चक्र, आप ऑक्सीजन चक्र, आप सल्फर चक्र, आप फास्फोरस चक्र, आप कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, आप जल चक्र के बारे में आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। यदि नहीं भी सुना तो आज सुन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान कहीं से भी ले लेना चाहिए। चलिए मुजल्ला जी पीपीटी फुल लगाइए।
आप। चलिए पीपीटी 4 अब सामने थोड़ा सा बढ़ाइए, आगे कीजिए। इसमें जैव भू रासायनिक चक्र जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में अपन करेंगे। थोड़ा सा आगे कीजिए इस पीपीटी को, बस। थैंक यू। देखिए जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियोकेमिकल साइकिल, इसको हम 3 हिस्सों में इसका अध्ययन करेंगे। चित्र के माध्यम से, एरो के माध्यम से मैंने बताया है। पहला है, लिखा है क्या है, यानी जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं। दूसरा मैंने हेडिंग डाली है प्रमुख चक्र क्या क्या है। और तीसरा मैंने इसकी हेडिंग में लिखा है महत्व क्या है, मतलब जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, प्रमुख चक्र कौन कौन से होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है। अब देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, 2 चित्र बनाए हैं। अभी आप इन चित्रों को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप इसको समझिएगा। अगर मुझे 90% उम्मीद है आप चित्र को समझ जाएंगे। यदि नहीं भी समझ में आए तो जब एक क्लास खत्म होगी तो मुजाल्ला जी इस पीपीटी को ग्रुप में शेयर करेंगे। तो ग्रुप में जब शेयर होगी तो इस चित्र को आप जूम करके इसको देखिएगा। ठीक है, अब हम समझने की पहला चित्र कोशिश करते हैं। इसमें मैंने 3 गोले बनाए हैं और 3 गोले 3 मंडल को दर्शाते हैं, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को दर्शाते हैं। और तीनों गोला में एक छोटा सा जो काला बिंदु है, काली जो मैंने किया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में जब शेयर होगी पीपीटी तब देखिएगा। जो डॉट डॉट काला है, वो काला वो हिस्सा है जो स्थल मंडल का भी हिस्सा है, वह जल मंडल का भी हिस्सा है, वह वायुमंडल का भी हिस्सा है। इस हिस्से को जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल जो चीज है, बायोस्फीयर, जब हम पहला लेक्चर पढ़ रहे थे, हम पारितंत्र के बारे में समझ रहे थे, उस समय मैंने समझाया था कि इस हिस्से पर ही जीवन संभव होता है। हम जहां रह रहे हैं वह जैव मंडल में रह रहे हैं। जैव मंडल का अर्थ है कि कुछ क्षेत्र वायुमंडल का है, कुछ क्षेत्र जल मंडल का है, कुछ क्षेत्र स्थल मंडल का है। जहां तीनों मंडल के कुछ विशेषताएं मौजूद होती हैं, उसको जैव मंडल कहते हैं। यहीं पर जीवन संभव होता है। तो एक चित्र था जिसके माध्यम से मैंने आपको चारों मंडल को बताया। और क्योंकि इस चित्र को हम पूर्व में भी डिस्कस कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से लेक्चर फर्स्ट के पार्ट बी या पार्ट सी में आपको ये चित्र मिलेगा। आप वहां जाके इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे चित्र पर आते हैं। दूसरे चित्र में मैंने एरो नहीं बनाए, मैंने दर्शाया है जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। जहां मैंने जैव मंडल लिखा है उसके जस्ट नीचे भी जैव मंडल आ गया है। क्षमा चाहता हूं, गलती से हो गया है। आप किसी एक को जल मंडल पढ़ें। आप जल मंडल, वो जैव मंडल की जगह एक जल मंडल है और एक जैव मंडल है। जब भी आप अपने नोट्स बनाएं तो इसको सुधार कर लें, और इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझसे लिख दिया है गलती से। ठीक है, एक जैव मंडल है, दूसरा वायुमंडल है, फिर जल मंडल है, फिर स्थल मंडल। आप इसको यूं समझो। तो इसमें जो एनर्जी और गैस का फ्लो है, मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैव मंडल से जब वायुमंडल की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी और गैस का फ्लो हो रहा है। जब वायुमंडल से जैव मंडल की ओर जाते हैं
तब एनर्जी गैस का फ्लो हो रहा है, और जब जल मंडल से स्थल मंडल की ओर जाते हैं तब भी गैस का फ्लो हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि ऊर्जा का जो प्रवाह है, ऊर्जा की जो स्थिति है, एक रूप से ऊर्जा जब दूसरे रूप में जाती है तो इसे हम यूनि डायरेक्शन कहते हैं। यूनि डायरेक्शन की क्रिया में ऊर्जा जा रही है। वहीं जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों का जो फ्लो है वो चक्रीय होता है, मतलब चक्रीय होता है पोषक तत्व का फ्लो। इसको सिर्फ अभी सुन लें, बाद में ये चीज स्पष्ट होगी धीरे। अब चित्र के माध्यम से जो मैंने समझाना चाह रहा था समझा दिया है, अब आप लोग इसको बाद में अच्छे से समझिएगा। अब आइए कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं, क्या होते हैं। पहला जो एरो नीचे का एरो बना है उसमें लिखा है जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। मैं इसको पढ़ देता हूं। ये पृथ्वी के चारों मंडलों, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल के बीच ऊर्जा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण का मार्ग है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, तो सरल भाषा में आपको कहना है कि पृथ्वी के 4 मंडल होते हैं। उन 4 मंडलों के आपको नाम बता देना है, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल। तो जो पृथ्वी के 4 मंडल हैं, उन मंडलों में ऊर्जा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण का मार्ग जो है उसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। लगभग जितने भी लोग यहाँ पे इस चीज को सुन रहे हैं वो साथ में मैं समझाने की जो प्रक्रिया है उस पर ज्यादा जोर देता हूँ। जब आप चीज को समझ जाते हैं, चीज को जब आप समझ जाते हैं तो बहुत दिनों तक वो आपके मस्तिष्क में चली जाती है। आज भी अगर मैं ये पूछा जाए कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं, तो मेरे ख्याल से यह जो प्रक्रिया है आपके मस्तिष्क में परमानेंट चली जाना चाहिए। आप फिर से मैं बताता हूँ कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि पृथ्वी के जो 4 मंडल हैं जिनका नाम है वायुमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल और जल मंडल, इन चारों के बीच ऊर्जा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण का मार्ग जैव भू रासायनिक चक्र होता है। नीचे एरो में लिखा है इस प्रक्रिया में जैविक, भूगर्भिक एवं रासायनिक क्रियाएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जैव भू रासायनिक चक्र में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होंगी, तो आप बता दोगे कि जैविक, भूगर्भिक एवं रासायनिक क्रियाएं शामिल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है और उस में कौन कौन से रिएक्शन शामिल हैं आप समझ गए होंगे। मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं, आप इतना बस ध्यान पूर्वक सुन भर लें और एक बार इसका नोट्स बना लें। आप ये बिल्कुल कतई ना करें कि मेरे नोट्स का आप प्रिंट निकाल लें, ये प्रक्रिया गलत प्रक्रिया है। आप भले ही मेरे लेगा, परंतु आपको अपने नोट्स स्वयं बनाने हैं और सुन के नोट्स बनाने के बाद आपको ये चीजें काफी दिनों तक आपके मस्तिष्क में रहेंगी, आपको ध्यान रहेगा। बस कुछ रिवीजन करते जाना है। अब देखिए प्रमुख चक्र क्या है, क्योंकि हम इसका जिक्र कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार
जितने भी प्रमुख चक्र हैं हम उसको भविष्य में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। पहला है जल चक्र, वाटर साइकिल मैंने लिखा भी है। दूसरा है ऑक्सीजन चक्र, तीसरा है कार्बन चक्र, चौथा है नाइट्रोजन चक्र, पांचवा है फास्फोरस चक्र और छठा है सल्फर चक्र। अब तीसरे एरो में आप ध्यान दे रहे होंगे, मैंने लिखा है पहला महत्व क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, उस महत्व को मैंने थर्ड एरो में दर्शाया है। पहला महत्व तो ये है कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। दूसरा महत्व यह है पोषक तत्वों या पदार्थों का प्रभाव चक्रीय होता है, साइकिल के रूप में होता है। यहाँ से पीएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, कई पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव भू रासायनिक चक्र में पोषक तत्वों का प्रभाव होता है। ऑप्शन होंगे आपके पास एक रेखीय, बहुरेखीय या चक्रीय, तो आप इसको समझ पाएंगे कि किस प्रकार का प्रभाव होता है। यहाँ मैंने आपको जैव भू रासायनिक चक्र समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है एक दिशीय प्रभाव ऊर्जा का कैसे होता है और दूसरा आ रहा है पोषक तत्वों का प्रभाव चक्रीय कैसे होता है। इसको हम और अच्छे तरीके से समझें। पीपीटी अगली लगाइए मुजाल्ला जी, पीपीटी 5। थैंक यू, बस 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 बस, थैंक यू। अब हमने पहले एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश की थी, अब उसी को हम सरल चित्र के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा कैसे होगा और पोषक तत्वों का प्रभाव चक्रीय कैसे होगा। देखिए मैंने एक हरे कलर से एक छोटा सा वृक्ष बनाया है, आप उसको वृक्ष मान लो। हाँ, वृक्ष बनाया है। और लाल कलर से मैंने सूर्य बनाए हैं, सन बनाए हैं। मतलब सूर्य की जब प्रकाश वृक्ष पर पड़ता है तो मैंने आपको इस चीज को कई बार समझाया भी है और आज फिर से समझा रहा हूं। वृक्ष सूर्य की रोशनी में हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का जब निर्माण करते हैं तो इसको हम उत्पादक बोलते हैं। हरा जो भोजन बनाएगा या भोजन का निर्माण करेगा उसको प्रोड्यूसर बोला जाएगा। तो हरा पौधा यहाँ पर उत्पादक हो गया। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ जाएंगे। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता मैंने बकरी को मेंशन किया है, तो बकरी यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। इसका अर्थ ये है कि जब उत्पादक से एनर्जी प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ गई और प्राथमिक उपभोक्ता से वही एनर्जी जब द्वितीयक उपभोक्ता की ओर जा रही है। द्वितीयक उपभोक्ता मैंने इसको मनुष्य को बना दिया है कि जब मनुष्य जब बकरी को खाएगा वो कंडीशन है। तो मनुष्य यहाँ बाघ की तरफ जा रही है। तृतीयक यानी बाघ मनुष्य को भी खा सकता है, तो तृतीयक उपभोक्ता की जा रही है। तो यहाँ इसका अर्थ आप क्या देख रहे हैं, एक रेखीय व्यवस्था देख रहे हैं कि उत्पादक से बकरी की ओर, बकरी से मनुष्य की ओर और मनुष्य से बाघ की ओर। तो एक ये रेखीय व्यवस्था है, अर्थात ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, यानी यूनि डायरेक्शन में प्रभाव होता है। यहाँ आप उस चीज को समझ रहे होंगे जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि जैव भू रासायनिक चक्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशी होता है। ये क्वेश्चन आएगा ही। और आज आप इस चित्र के माध्यम से अपने मस्तिष्क में आप इस चित्र को डेवलप कर लें और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको चित्र आपको ये बता सके कि एक रेखीय यूनिडायरेक्शन कैसे हो रहा था उत्पादक से
प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो एक यूनि डायरेक्शन है, एक दिशा है, इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, याद तो हम कई चीजें कर लेंगे और हर व्यक्ति यहाँ पर सक्षम है, जो मेरा लेक्चर सुन रहा है वो याद तो करेगा ही, करता भी है। और हम बचपन से याद करते करते इतने बड़े हो गए हैं। परंतु अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 12वीं में या 10वीं में कौन सा, मतलब पूछ लूं इकोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं, तो आप नहीं बता पाओगे, या एक दो चैप्टर का नाम बता दोगे। मैं आपसे पूछ लूं इतिहास में 11वीं की किताब में कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं, तो आप मोटा मोटा बता दोगे, पर नहीं बता पाओगे। उसका कारण क्या है कि हमने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनाया है, वो हम आज तक अपनी इस शिक्षा व्यवस्था को अपनाए कि हम याद करते रहे जिंदगी भर, हम डिग्रियां प्राप्त करते रहे, हम याद करते रहे, हमने समझने की कोशिश नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रत्येक बच्चा यहाँ पर इस व्यवस्था को के तहत बड़ा हुआ है, परंतु 90% बच्चे इसी व्यवस्था के साथ बड़े होते हैं। और इसमें हमारे माँ बाप का रोल भी बहुत ज्यादा होता है। माँ बाप हमेशा बच्चे से उम्मीद करते हैं कि भाई मेरा बच्चा शर्मा जी के बच्चे से ज्यादा नंबर लेके आए। ज्यादा नंबर की दौड़ में हम चीज को नहीं समझते, अगर हमें समझ में नहीं आती तो हम अपने से नहीं पूछते, हम याद करते रहते। और हम उस साल हमने याद किया, अगले साल हम भूल गए, फिर हम अगली क्लास में आए, हमने फिर याद कर लिया। ये प्रक्रिया रहती है, परंतु आज हम सभी को इस प्रक्रिया को बदलना है। हम आज चित्र के माध्यम से, हम आज ग्राफ के माध्यम से हम इस चीज को समझेंगे कि हम बायो इंटरेक्शन में, जैव भू रासायनिक चक्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय क्यों होता है, यूनि डायरेक्शन क्यों होता है, हम इसके माध्यम से आज हमेशा के लिए समझ जाएंगे। अब देखिए, पोषक तत्वों का प्रभाव कैसे होगा। मैंने लिखा पोषक तत्वों का प्रभाव चक्रीय होता है। वो चक्री कैसे होता है? चक्री यूं होता है, सबसे आगे अप घटक होता है, अप घटक डीकम्पोजर होता है। डीकम्पोजर से क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता को भी डीकम्पोज कर देगा, द्वितीयक उपभोक्ता को भी डीकम्पोज कर देगा, और तृतीयक उपभोक्ता को भी डीकम्पोज कर देगा। और ये डीकम्पोज करके मुजाल्ला जी जहां अपघटक लिखा है वहां पर थोड़ा सा पॉइंट बनाइए, अपघटक। हाँ, अपघटक का वह रोल है, और हम इसको पूर्व में पढ़ भी चुके हैं कि वह सबको डीकम्पोज कर देगा। तो इसका डीकम्पोज करके वो मृदा में परिवर्तित कर देगा, डीकम्पोज करके सबको मृदा में परिवर्तित कर देगा, और एक बढ़िया खाद बन जाएगी, बढ़िया खाद बन जाती है मृदा में। और मृदा के माध्यम से फिर से उत्पादक पानी को ग्रहण करता है और फिर से भोजन बनाता है। तो आप ये देख रहे होंगे जो एरो एरो बनाए हैं मुजाल्ला जी ने, एक चक्र का निर्माण हो गया है। अर्थात पोषक तत्व का जो फ्लो है, अब घटक को बाघ से भी प्राप्त हो रहा है, मनुष्य को खाकर भी प्राप्त हो रहा है, बकरी, सॉरी खाके नहीं, मनुष्य की यदि लाश यदि पड़ी रहे काफी दिनों तक, तो आप देखना उस पर छोटे छोटे कीड़े लग जाएंगे, उनको ही अपघटक बोलते हैं, और एक दिन लाश ही समाप्त हो जाएगी। प्राथमिक उपभोक्ता बकरी को भी खा रहा है, और इनको खाने के बाद, इनको डिकम्पोज करने के बाद वह मृदा फर्टाइल मृदा हो जाती है, और फिर फर्टाइल मृदा को उत्पादक अपने फिर से भोजन बनाने का क्रम शुरू हो जाता है। तो ये चक्र के माध्यम से बताया, एक चक्री संरचना निर्मित हो गई है, अर्थात पोषक तत्वों का प्रभाव चक्री होता है। मैंने इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। और ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस चीज को समझ गए होंगे। मुजाल्ला जी पीपीटी को आगे कीजिए थोड़ा। अब हम जल चक्र को पढ़ते हैं, प्रमुख चक्रों को पढ़ते हैं। बस, थैंक यू मुजाल्ला जी। जल चक्र, वाटर साइकिल। मुझे ये लगता है कि वाटर साइकिल
तो इतनी सरल है, सभी लोग जानते होंगे। पानी, बरसात हुई, धूप निकली, सूर्य देवता निकले, पानी को वाष्पीकरण किया, वाष्पीकरण जब ऊपर हुआ, एक निश्चित क्षेत्र ऊंचाई पर जाके बादलों में संघनन की प्रक्रिया हुई, बादल फिर से बरसने लगे। ये जल चक्र है। चलिए जल चक्र को हम समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक तालाब का चित्र या झील का चित्र के माध्यम से, एक एरो के माध्यम से चित्रीय निरूपण किया है। चित्रीय निरूपण में जो डैश 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 दिखाया है वो पानी भरा हुआ है, उसको झील में पानी भरा हुआ है। जब वाह यार मुजाल्ला जी, आपको तो बढ़िया टेक्नोलॉजी आती है, इससे तो स्टूडेंट को समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत बढ़िया काम किया आपने। ये पानी है, वाटर है। अब सूर्य की किरणें जब पानी पर पड़ती हैं, देखिए सन, लाल कलर से मैंने सूर्य को दर्शाया है, उसकी किरणें भी दर्शाई जा रही हैं। जब पानी पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें, और जब गर्मी का दिन होता है, जब टेम्परेचर अधिक होता है, तो पानी गर्म होता है। झील का पानी हो, तालाब का पानी हो या जलाशय का पानी हो, ये पानी गर्म होगा। जब पानी गर्म होगा तो पानी में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया को मैंने एरो के माध्यम से समझाया है। वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया होगी तो पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाएगा। जब पानी वाष्प बनकर ऊपर की ओर आ जाएगा तो ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाके, कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर जाके बादल वहां पर निर्मित होंगे। बादल से जब यह वाष्पीकरण टकराएगा, जब बादल से इसका टकराव होगा तो संघनन की प्रक्रिया होगी। देखिए मैंने यहाँ वाष्पीकरण लिखा है, संघनन लिखा है। ये चीजें ज्योग्राफी, जब भी ज्योग्राफी वाले सर आपको पढ़ाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। अगर हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए बैठेंगे तो हमारा जो मूल उद्देश्य, जल चक्र को हम भूल जाएंगे और हम उलझ जाएंगे। उलझ मतलब हम जिस चीज को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम उसमें उलझ जाएंगे, हम उलझना नहीं चाहते। ज्योग्राफी का टॉपिक है संगणन वाष्पीकरण। ज्योग्राफी वाले सर जब भी यहाँ मंच पर आएंगे वो पढ़ाएंगे। तो जब पानी का गर्म हुआ, जब वाष्पीकरण हुआ, जब पानी बादलों से टकराया तो संघनन की क्रिया हुई। टकराने में जब आप टकराएंगे पानी तो वहां से वर्षा शुरू हो जाएगी। जब बारिश शुरू हो गई, जब बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश, आप देख रहे हैं अभी बारिश का मौसम है, तो बारिश फिर झील को भर देता है, तालाब को भर देता है या जलाशयों को भर देता है। और कुछ पानी कहाँ चला जाता है, कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है कि नहीं, आप समझ रहे होंगे। बारिश में कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है, कुछ पानी नालियों में चला जाता है, कुछ पानी नदियों में चला जाता है, कुछ महासागर में चला जाता है। और जो जमीन के अंदर जो पानी होता है, मैंने नीचे एरो से बनाया है, और उसी पानी को हम नलकूप, खनन, बोरिंग के माध्यम से निकाल लेते हैं। मैंने दूसरे एरो से ऊपर की ओर उसको समझाया है कि वही पानी नलकूप, खनन के माध्यम से ऊपर की ओर आ जाता है। अब जल चक्र क्या होता है, अब इसको समझ लें। मैंने इसका कहीं कोई परिभाषा नहीं लिखी है और परिभाषा लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप चित्र को देखें। जब आप चित्र को देखेंगे और इसके नीचे कुछ हमने जल चक्र के टॉपिक लिखे हैं तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे। और अगर मैं परिभाषा लिखता तो उतना मजा नहीं आता। आप चित्र को समझिए। हुआ क्या, जब सूर्य का प्रकाश, जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ, पानी पर पड़ा, पानी की क्रिया, या आप इसको ऐसे लिख लें जैसे मैं बोल रहा हूं, चित्र के माध्यम से दिखा है। सूर्य जब
टेम्परेचर अधिक हुआ और उसका टेम्परेचर, सूर्य की किरणें पानी पर आई, पानी गर्म हुआ, पानी का वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से पानी ऊपर की ओर उठा और वहां पर बादलों का निर्माण हुआ, वहां पर संघनन की प्रक्रिया हुई, संघनन की प्रक्रिया में पानी बरसात हुई और बरसात का पानी जलाशय में भी गया, नदियों में भी गया, नालों में भी गया और कुछ पानी जमीन के अंदर गया। जमीन के अंदर का जो पानी है हम उसे हैंडपंप के माध्यम से, हम उसे बोरिंग के माध्यम से निकालते हैं, सिंचाई करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया जल चक्र कहलाती है। चित्र इसलिए दिया है क्योंकि चित्र ध्यान रहेगा तो आप कभी भी लिख लोगे। मुझे लगता है, उम्मीद है जल चक्र आप समझ गए। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने नीचे लिखे हैं। पहला पॉइंट लिखा है, उस पर हम नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है, बर्फ पिघलकर नदियों में पहुंचता है एवं नदियों का पानी धरातल में पहुंचकर भूजल स्तर में वृद्धि करता है। सामान्य सी बात है, कोई इसमें समझाने की वाली बात नहीं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, नदियों के माध्यम से जल समुद्र में पहुंच जाता है। नदियों के माध्यम से जल समुद्र में पहुंच जाता है। अब मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी की है, ये दो पॉइंट जो नीचे अंडरलाइन की है, पहला लिखा है कुल जल समुद्र में और स्वच्छ जल। ये दो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है कि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि विश्व का जितना भी जल है वह जल समुद्र में कितना प्रतिशत है, तो आप बता दोगे विश्व का जल समुद्र में 97% जल समुद्र में ही पाया जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि लवणीय जल है, खारा जल है, यह जल पीने योग्य नहीं है। समझ रहे हैं? विश्व में मान लीजिए 100 लीटर जल है, अब एक कल्पना कीजिए अपने पास 100 लीटर जल है तो 97 लीटर जल तो समुद्र में ही पाया जाएगा। और स्वच्छ जल 3% जल मात्र स्वच्छ जल है। आप समझ रहे होंगे जल के कितना बड़ा संकट हमारे सामने है कि 100 लीटर में से 3 लीटर जल ही पीने लायक है। अब चलिए अगला पॉइंट, अगला जो मैंने लिखा है स्वच्छ जल के बारे में लिखा है, वो स्वच्छ जल का बाइफरकेशन किया है कि स्वच्छ जल कहां कहां पाया जाता है। स्वच्छ जल, मुजल्दा जी इसको डॉटेड कीजिए। स्वच्छ जल, स्वच्छ जल सबसे पहले पाया जाएगा हिम एवं ग्लेशियर में। हिम एवं ग्लेशियर में जो 3% जल है उसका 75% हिस्सा ग्लेशियर या हिम में मिलेगा। स्वच्छ जल जो भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो 24% हिस्सा भूमिगत जल का है। झील में जो स्वच्छ जल पाया जाता है 0.3% हिस्सा पाया जाता है। नदी में जो स्वच्छ जल है वो 0.03% हिस्सा स्वच्छ जल का है। देखिए मैं आपको फिर समझाऊं, विश्व में टोटल जल अगर 100 लीटर है तो 97 लीटर जल समुद्र के पास जाता है जो पीने योग्य नहीं है। स्वच्छ जल मात्र 3 लीटर है जो पीने योग्य है। स्वच्छ जल में भी जो 3 लीटर पीने योग्य जल है उसको हिम एवं ग्लेशियर में 3 लीटर का 75% जल वहां पाया जाता है। भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर 24% है, झील 0.3% है और नदी 0.03% जल है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि नदी में, जो नदी तो इतनी सारी नदियों को भारत में माँ बोला जाता है। अब आप देख लें कि आप किसी भी नदी के पास जाएं और आप देख लें किस नदी का जल पीने योग्य। गंगा को देख लें, ब्रह्मपुत्र को देख लें, यहाँ तक आप मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को देख लें, अगर आप पीने लायक जल वहां भी नहीं बचा है, क्योंकि हमने इतना प्रदूषण कर दिया है और हमने इस प्रकृति से इतना खिलवाड़ कर दिया है कि अब तो भगवान भरोसे है। फिर भी
प्रकृति को बचाने की कोशिश जारी है। और प्रकृति कब बचेगी? जब आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों आप पे अच्छे से आइए। थ्योरेटिकल से मतलब है प्रकृति के बारे में पुस्तकी जानकारी आपको आ जाए, और प्रैक्टिकल से मतलब है कि प्रैक्टिकल तो आप लोग बहुत करते हैं, वृक्ष लगाना, जन जागरूकता लाना, ये सब करते हैं, परंतु ज्ञान होगा तो प्रैक्टिकल और अच्छा होगा। ठीक है, मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टोटल जल का 97% जल समुद्र में, 3% जल पीने। उस 3% जल का भी बाइफरकेशन मैंने किया है। हिम एवं ग्लेशियर में 75% जल, भूमिगत जल 24%, झील में 0.3% और नदी में 0.03% जल पाया जाता है। अगला मैंने एरो बना के लिखा है, जल चक्र पूर्ण हो जाता है जब धरातलीय और भूमिगत दोनों प्रकार के जल अंततः सागर में पहुंच जाते हैं। ये भी कोई विशेष बात नहीं, सामान्य सी बात, तो विशेष बात थी, मैंने उनको फोकस किया है। उम्मीद है जल चक्र आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगली पीपीटी की ओर चलते हैं। ये है कार्बन चक्र। जल चक्र के बाद हम कार्बन चक्र को समझेंगे कि कार्बन चक्र क्या होता है। आज क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, हम समझाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए क्लास लंबी हो रही है। और आज आप निश्चित जब यहाँ क्लास को खत्म करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपको जीवन में हमेशा जब भी जल चक्र के बारे में कहा जाएगा आप उसको बता दीजिए, जब भी कार्बन चक्र के बारे में कहा जाएगा आप उसको बता दीजिए, जब भी बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में कहा जाएगा आप उसको समझा दोगे, निश्चित मान के चलिएगा। चलिए हम आते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र को मैंने 2 चित्रों में बनाया है। पहला चित्र में ये बनाया है कि कार्बन चक्र पहले क्या होता था और कार्बन चक्र अब क्या होता है, मैं बताऊंगा। पहले देखिए, मैंने यहाँ हरा पेड़ बनाया है, सूर्य की रोशनी हुई, हरा पेड़, सीओ, आपको पता है कि पेड़ CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, तो मैंने O2 नीचे से नीचे की तरफ दर्शाया है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ हरा पेड़ O2 छोड़ रहा है, इसको करिए आप डॉटेड। हरा पेड़ O2 छोड़ी, और O2 किसने ली? जीव ने। जितने भी जीव हैं वो O2 ग्रहण करते हैं, उसमें मनुष्य भी है। जीव के द्वारा CO2 छोड़ी जाती है, CO2 जीव छोड़ता है, तो CO2 कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है, वायुमंडल में जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। वही जो CO2 फिर से पेड़ ग्रहण कर लेते हैं। जब एटमॉस्फेयर की CO2 वही जाके पेड़ के पास पहुंच जाती है, जो ऊपर दिया है वही पेड़ फिर से O2 में परिवर्तित करके मनुष्य के पास आती है। तो ये प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को कार्बन चक्र बोलते हैं। ये प्रक्रिया आज से 50 साल तक कार्बन चक्र को इसी रूप में समझा जाता था, परंतु आज कार्बन चक्र को दूसरे रूप में समझा जाता है। आज प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए कार्बन चक्र दूसरे रूप में बन रहा है। तो हाँ बस, थैंक यू। आज कार्बन चक्र मैंने बस 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 कार्बन चक्र देखिए, हरा पेड़ बनाया है, हरा पेड़ के साथ मैंने महासागर को भी दर्शाया है गोला में। मुजाल्ला जी इसको आप करिए, अगर कर सकते। हरा पेड़ है और उसके बगल में मैंने महासागर को लिखा है। महासागर और हरा पेड़ को लिखने का तात्पर्य ये है कि कार्बन सिंक के रूप में ये कार्बन सिंक होता है कि CO2 को सोखती है। महासागर भी, अभी तक कितने बच्चे जानते थे कि महासागर भी CO2 को सोखता है? मुझे लगता है बहुत कम बच्चे जानते होंगे। और हरे पेड़ तो CO2 ग्रहण करते ही हैं, इसी कारण महासागर और हरे पेड़ को कार्बन सिंक बोलते हैं। और एक ग्लेशियर भी होता है, उनको भी कार्बन सिंक बोला जाता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अब देखिए, हरा पेड़
और मैंने 2 एरो के माध्यम से उद्योग और मोटरसाइकिल को दर्शाया है। थोड़ा सा साइड में आइए। उद्योग और मोटरसाइकिल को दर्शाया है। ये उद्योग और मोटरसाइकिल भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, और उसके बगल में मैंने ज्वालामुखी क्रिया लिखी है। ज्वालामुखी क्रिया भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे। पहले चित्र में और इस चित्र में अंतर ये है कि उद्योग और मोटरसाइकिल का बहुत बड़ा प्रदूषण पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इनको बनाना पड़ा। अब पेड़ पे आ जाइए। पेड़ द्वारा O2 जीव ने ली। जो हरे पेड़ हैं, हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को जीव ग्रहण करता है, मनुष्य होते हैं, जंतु होते हैं। वही मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर वायुमंडल में छोड़ता है, और एटमॉस्फेयर की जो CO2 है वही हरे पौधे फिर से ग्रहण कर लेते हैं, और फिर वही ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। यह चक्र चलता रहता है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड उद्योग मोटरसाइकिल से भी निकल रही है, ज्वालामुखी से भी निकल रही है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी, आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है, और उसी कारण से बहुत बड़ा प्रदूषण हो रहा है। यह चक्र कार्बन चक्र होता है। सरल है, आप समझ गए होंगे। अब कार्बन चक्र के बारे में थोड़ी सी बातें हम जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मनुष्य क्या कर रहा है? कार्बन चक्र को तोड़ रहा है, निश्चित रूप से तोड़ रहा है। कारखाने लगा के तोड़ रहा है, प्रदूषण करके कार्बन चक्र को तोड़ रहा है। किन किन कारणों से तोड़ रहा है? उद्योग धंधे लगाकर, निर्वनीकरण करके, वनों को काट कर। इस कारण से कार्बन चक्र हमारा टूट रहा है। मैंने नोट में लिखा है, नीचे थोड़ा सा मुजाल्ला जी आगे करिए इसको, स्लाइड को। बस बस। नोट में मैंने लिखा है, महासागरों के जल का तापमान जितना कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। इसका आप मतलब समझ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। वैश्विक तापमान जब बढ़ता है तो उसका प्रभाव सब तरफ पड़ता है। महासागरों का जल भी गर्म हो रहा है, झील भी गर्म हो रही है। तो जल यदि गर्म होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता कम होगी, और जल यदि ठंडा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता ज्यादा होगी। चलिए नीचे दूसरे नोट में आइए। CO2 ग्लेशियर में भी छिपी है, पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। देखिए, कार्बन सिंक के 3 रूप हैं। एक, महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। पेड़ पौधे जितने भी हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, और जितने भी ग्लेशियर हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। इसी कारण इन तीनों को कार्बन सिंक बोला जाता है। उम्मीद है आप सब लोग इसको बड़े ध्यान से सुना, समझ गए होंगे। और अब क्वेश्चन आंसर की बारी है। हमने एक नई चीज शुरू की है कि भाई थोड़ा सा मुजाल्ला जी हटाइए PPT को। हमने अभी तक जो चीजें समझी, हमने आज 2 टॉपिक समझे। 2 क्या मतलब 1.5 टॉपिक समझे। पहला तो जैविक अंतःक्रिया, बायोटिक इंटरेक्शन। दूसरा जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र में हम आज 2 चक्र समझ चुके हैं, एक तो वाटर साइकिल, एक कार्बन साइकिल। अब हम अगले संडे को फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल समझेंगे। आप ये मान के चलिए UPSC में आज जो आपने क्लास ली है उससे 2 क्वेश्चन आएंगे। MPPSC में भी आएंगे, किसी भी स्टेट की PSC में आएंगे। यहाँ तक कि सरल भाषा में आप जो छोटे एग्जाम्स देते हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की जो प्रक्रिया थी, आज जो मैंने पढ़ाया है उस पर आधारित क्वेश्चंस जो पढ़ाया है उसी पर आधारित रहेंगे।
और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ मन से डिजाइन किए हो, ये क्वेश्चंस विभिन्न पीएससी की परीक्षाओं में आ चुके हैं। मुजालदा जी पीपीटी साथ लगाइए, अब अपन क्वेश्चन आंसर का काम शुरू करते हैं। और उम्मीदवारों से मैं कहूंगा कि वो इनके आंसर दें। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोगों ने आज, चाहे भले 5 लोगों ने सुना होंगे, मैं उनसे कहूंगा कि 5 लोग आंसर दें, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया हमने समझी है। ठीक है। और हाँ, यदि आपको इसमें से एक भी आंसर नहीं बनता है, 5 क्वेश्चन है, यदि एक भी आंसर नहीं बनता है, तो आपको इस लेक्चर को रिवाइज करने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जोड़ी का है। सुमेलित करें। एक तरफ लिखा है स्वच्छ जल, दूसरी तरफ लिखा है हिस्सा। हिस्सा मतलब प्रतिशत। ए, हिम एवं ग्लेशियर। हिम एवं ग्लेशियर में स्वच्छ जल कितना है? लिखा है 24%। भूमिगत जल का हिस्सा कितना है? 0.3%। झील का हिस्सा 75%। नदी का हिस्सा 0.03%। आपको ये बताना है कि जोड़ी में सही कौन सा है। ए का थर्ड, सेकंड, 1, 4, मतलब जो जोड़ियां दी हैं, जोड़ी में से आपको बताना है कि हिम एवं ग्लेशियर कौन सा सही, हिम एवं ग्लेशियर का कौन सा हिस्सा सही है, भूमिगत जल का कौन सा हिस्सा सही है, और झील का कौन सा हिस्सा सही है। और कुछ आंसर आ रहे हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी है। परंतु ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। और कई पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको ध्यान से देख के रहिए। चलिए अब आते हैं, मुजालदा जी स्लाइड्स को आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आइए। क्वेश्चन 2 है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं। ए, रासायनिक चक्र। बी, जैव भू रासायनिक चक्र। सी, भू वैज्ञानिक चक्र। डी, भू रासायनिक चक्र। हमने इसको बड़े विस्तार से पढ़ा है। चक्रण की क्रिया को कहा जाता है। एक आंसर भी आया है, सही आंसर है। चक्रण की क्रिया को इन 4 में से कोई एक क्रिया कही जाती है। और हमने जो हमारा पहला टॉपिक जो शुरू किया था, बायोटिक इंटरेक्शन, उसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। मैं इसके उत्तर नहीं बताऊंगा, बहुत से स्टूडेंट सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मुजाल्ला जी थोड़ा सा स्लाइड्स को आगे बढ़ाइए। तीसरा क्वेश्चन है, परजीविता पैरासिटिज्म किस जैविक अंतःक्रिया बायोटिक इंटरेक्शन का प्रकार है? फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। परजीविता पैरासिटिज्म किस जैविक अंतःक्रिया का प्रकार है? ए, सकारात्मक सहजीविता सिम्बायोटिक। बी, विरोधी सहजीविता एंटागोनिस्टिक। सी, उदासीन सहजीविता न्यूट्रल। डी, उक्त में से कोई नहीं। अब स्टूडेंट्स दिमाग पर जोर डालें। जब हम, कुछ सही भी आ रहे हैं, कुछ गलत भी आ रहे हैं, जब हम पढ़ रहे थे बायोटिक इंटरेक्शन, मैंने बताए थे बायोटिक इंटरेक्शन 3 प्रकार का होता है। तो उन 3 प्रकारों में से पूछा गया है कि उन 3 प्रकारों में से किसका सब डिवीजन परजीविता पैरासिटिज्म है। उम्मीद है इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगली स्लाइड में क्वेश्चन है, कार्बन सिंक के उदाहरण हैं। ए, महासागर। बी, पेड़ पौधे। सी, ग्लेशियर। डी, उक्त सभी।
आ, बहुत जल्दी जल्दी इसके आंसर आ रहे हैं, अच्छी बात है, और सही भी आंसर आ रहे हैं, और इसका अर्थ है कि आप लोग ध्यान से सुनने का मुझे कष्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कुछ आंसर गलत भी हैं, एक दो आंसर, परंतु फिर भी ठीक है। जल्दबाजी में हो सकता है सोचा समझा ना गया हो, मैं इसको फिर से क्लैरिफाई करता हूँ। मैं जब आपको कार्बन चक्र पढ़ा रहा था, तो कार्बन चक्र में मैंने आपसे जिक्र किया था कार्बन सिंक के बारे में। कार्बन सिंक के बारे में मैंने आपको बताया था कार्बन सिंक कौन कौन से हो सकते हैं। कार्बन सिंक मैंने एक महासागर को भी बताया था, कार्बन सिंक मैंने आपको पेड़ पौधों को भी बताया था, और कार्बन सिंक मैंने आपको बताया था CO2 ग्लेशियर में भी होती है। तो ये तीन चीजें कार्बन सिंक के हैं, तो मेरे ख्याल से अब आप इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। चलिए मुजालदा जी आगे कीजिए, और आखिरी क्वेश्चन आज का जो है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, जीवों के बीच होने वाली सहभोजिता कॉम्युनलिज्म में एक जीव को लाभ होता है, दूसरे जीव को हानि होती है। बी, दोनों जीव को लाभ होता है। सी, एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को ना तो लाभ है ना ही हानि। टी, दोनों को हानि है। दिमाग पर जब आप जोर डालेंगे तो सहजीविता के पूछा गया है, मैंने जो चित्र के माध्यम से बताया था, प्लस माइनस प्लस जीरो माइनस माइनस प्लस प्लस, ये वहां से क्वेश्चन आ रहा है, और यूपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ लोगों ने सही भी आंसर दिए हैं और कुछ के गलत भी हैं। मेरे ख्याल से गलत आंसर देने वाले ज्यादा लोग हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ठंडे दिमाग से एक बार रिवाइज करेंगे तो आप 100% इसका पता कर पाएंगे कि क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है और उसके जवाब क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो मेरे जो 5 क्वेश्चन थे वो इसी लेक्चर से लिए गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से किया होगा। मुजाल्ला जी, अब आज का लेक्चर्स यहाँ कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट संडे को हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंटों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपना रिवीजन जारी रखें, और जब यहाँ पर समझें, जब भी लेक्चर लिया जाए तो आप इसको पूरी तन्मयता से पढ़ें, और कोशिश करें कि हम यहाँ अधिक से अधिक समझ में आए, जिससे कि भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान हमें याद करने की आवश्यकता ना रहे। आज अजय खड़े, आदरणीय अजय खड़े सर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अगले वीक वो उपस्थित रहेंगे। मुजाल्दा जी, आप स्टूडेंट को यदि कोई क्वेश्चंस करना हो, कोई समझ में ना आया हो, तो वो कर सकते हैं। जी सर, आज का वैसे लेक्चर बहुत ही शानदार था, और डायग्राम के माध्यम से आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया है, वो अभी अपना माइक अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसका जो पीपीटी है और क्वेश्चन की जो पीपीटी है वह आपको ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। किसी को कोई डाउट तो आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, राजीव कुमार जी कहिए। किसी को कुछ डाउट है? चलिए सर, लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं है, और आज का लेक्चर वैसे सभी ने ध्यान से सुना है, और यह
आपको अगर इस वीडियो को अब वापस देखना है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल तेजस्विनी फाउंडेशन के नाम से यूट्यूब जो चैनल है उस पर आपको यह वीडियो बाद में भी मिल जाएगा। इसके पहले के जो लेक्चर थे वह भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो आप उसको वापस एक बार देख के इसका रिवीजन कर सकते हैं। और आज जिस तरीके से रिमोट सेंसिंग वगैरह जो पढ़ाई गई है, हम लोग जब भी किए थे तो उसको रिमोट सेंसिंग बोलते थे, तो बहुत ही अच्छा सर, धन्यवाद। और आज आदरणीय अजय खड़े साहब उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में वह आएंगे, तो एंड करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मुजाल्दा जी। सभी को मैं धन्यवाद बस जी। स्टूडेंट से बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट से पूछा जाता है डाउट्स का, तो जब दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक तो ये आती है या तो स्टूडेंट को सब चीज समझ में आ रही होगी इसलिए डाउट्स नहीं आते, या दूसरा होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डाउट्स नहीं होंगे। मैं पहले को लेके चलता हूँ कि स्टूडेंट को सारी चीज समझ में आ रही है। जी ठीक है ठीक मुजाल्दा है, जी, थैंक यू सर। आज का लेक्चर ओके ओके, धन्यवाद मुजाल्दा जी। थैंक यू एवरीवन।